नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। हालांकि कल से सर्दियां बढ़ गई हैं, लेकिन त्यागी जी ने आज हमने सवारी छुट्टी निकाल दिया उन्हें हैं? हाँ, ठंड तो बदल ही गया, मौसम सबको अब मैं ध्यान गर्मी रखना आ रही चाहिए। है। बस मैं बंद कमरे में बैठा हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है। आज कुछ बहुत दिन हो गए सर। आज कुछ सवाल लेते हैं जी जरूर। और सवाल तकरीबन 4 सवाल मैंने छाटे हैं और इन पे चर्चा करना जरूरी है। बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं और कईयों के सवाल मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, तो इन जी विचारों में सब समअप हो जाएंगे। एक तो सवाल ये है पहला कि अभी नायब सैनिक की सरकार को बने हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है और उनकी सरकार में जो पहला चैलेंज था वो खाद का था, डीएपी खाद का। जी। तो हरियाणा में डीएपी खाद थानों में भी मिली है। हरियाणा में डीएपी खाद के रैक जब पहुंचे हैं सिरसा में, तो लोगों ने उसका पूजा पाठ करके भी स्वागत किया है। और सच्चाई यह है कि डीएपी खाद की बाहरी कमी हरियाणा में बनी हुई है, लेकिन सरकार, मुख्यमंत्री जी ने तो आज सदन में भी ये कहा है कि खाद की कोई कमी नहीं है। आदित्य चौटाला ने जब ये सवाल पूछा, और जो कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा जी, उन्होंने भी कहा है कि खाद की कोई कमी नहीं है। अगर खाद की कोई कमी है भी, तो सरकार को इसको स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? अगर कमी है तो कह दो कमी है भाई, क्योंकि खाद हरियाणा में तो बनती नहीं है। तो सुरेंद्र लोचब जी हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि खाद पर सरकार झूठ क्यों बोल रही है, सच भी तो बोल सकते हैं वो। हाँ बिल्कुल सच बोल सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, पर सच बोलने के लिए बड़ा साहस चाहिए। सच बोलना जोखिम भरा काम है। और कोई भी सरकार हो, जब उस पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो पहला काम यही होता है कि उसको नकारो, खारिज करो। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के वक्तव्य में और जो धरातल पे स्थिति है उसमें बड़ा अंतर है। सरकार कह रही है कोई कमी नहीं है, और लोग कह रहे हैं कि थानों से बिक रही है। और लोग है ना? थानों में खाद बारडा के फोटो आए हुए हैं, हाँ, थाने में बैठे हैं लोग, खाद मिल रही थाने में। तो जहाँ प्रमाण है वहाँ फिर कोई संदेह होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से अगर सरकार ये कहती है कि उपलब्धता में कोई कमी नहीं है, तो हो सकता है उनकी बात चलो ठीक मान लो कि भाई नहीं है, कमी नहीं है, बहुत है। पर वितरण की समस्या है ना? जैसे बिजली का उत्पादन होता है कि हमारे पास 10,000 मेगावाट है और हमारी डिमांड 8,000 की है और सरप्लस भी है, लेकिन बिजली नहीं मिलती। तो सरकार इतना ही मान ले कम से कम कि भाई हमारे पास तो पर्याप्त मात्रा में है, हमारे स्टॉक भरे हुए हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम, या तो हम प्रॉपरली इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। और अगर कहीं ऐसी स्थिति आ रही है तो सरकार को ये मानने में कोई संकोच ही, सरकार के अपने सूत्र भी तो है जानने के। जो चीज विपक्ष को पता चल रही है, जनता को, सरकार भी जानती है उस चीज को। और अगर सरकार को ये पता है कि थानों से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और फिर भी सरकार नहीं मान रही, तो ये जो एक ढिठाई है ना सरकार की, ये हो सकता है रूटीन फीचर हो, आप कहेंगे कि साहब आपके जमाने में भी होती थी, उस टाइम में भी होती थी, इसलिए हम भी करेंगे। तो इन चीजों को अब थोड़ी सी अपेक्षा ये की जाती है कि इस दौर में आकर बहुत देश को बड़ा लंबा समय हो गया आजाद हुए, अब एक नई किस्म की राजनीति की शुरुआत हो कि सरकारें और उसका जो मुखिया है वो इन चीजों को मानने लगे कि भाई ये चीजें हैं। और कमियों को आप माने को तो फिर उसके बाद ही तो आप कोई कदम उठाओगे ना। सही, आप मान ही नहीं रहे तो उसकी दिशा को, उसको सॉल्व करने के लिए आप कदम उठा ही नहीं पाओगे। तो सलाह तो खैर देना बड़ा महंगा काम है, लेकिन फिर भी हम सलाह दे रहे हैं कि सरकार अगर ये मानती है कि उपलब्धता है तो इतना मान ले कि है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है और किसानों को उचित समय पर जब उनको चाहिए नहीं मिल रहा। मेरे ख्याल से भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी यही कहा था अपने बयान में कि अब तो जरूरत ही नहीं रही डीएपी, अब तो जरूरत, या शायद जरूरत कम हो गई हो। लेकिन दिक्कत ये है कि पहले ये तो माने कि भाई दिक्कत है। तो ना मानने का मतलब ये है कि आपकी मंशा ये है कि आप इसको ठीक नहीं करोगे, और आगे भी भविष्य में कोई इस तरह की समस्याएं खड़ी होंगी उपलब्धता की और वितरण की, तो उनका एक स्टैंडर्ड जवाब ही होगा, है ना? तो जिस तरीके से बेरोजगारी के आंकड़े हमेशा खारिज किए जाते रहे, महंगाई के आंकड़े खारिज किए जाते हैं, तो इसको ना सरकारें अपने कोई ईगो से जोड़ के बैठ जाती हैं इन चीजों को। जबकि सरकार को ये चाहिए कि सरकार भाई प्रदेश के तमाम लोगों की है और उसको एक ईमानदार रवैया अपनाना चाहिए इन चीजों के प्रति। और वैसे भी कहते हैं कि
सच बोलने के लिए साहस चाहिए, झूठ के लिए तो कोई भी बना सकता है। हाँ बिल्कुल है ना? बिल्कुल। झूठ तो बोल ही रहे हैं लोग। अब ये देखिए महाराष्ट्र में देखो कभी ना कभी आपको राजनीति को असली मुद्दों पर आना पड़ेगा। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, बड़ा लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं इधर उधर की। अब वहाँ पे सोयाबीन का मसला उठा किसानों का कि अब सरकार ने कहा कि हम 6,000 रुपये MSP देंगे। 10 साल से भाजपा की सरकार है और हर बार ये 6,000 का ये रोना रोया जा रहा है। अब चूंकि पता चला कि 67 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो सोयाबीन का ही क्षेत्र है और वहाँ बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। तो और इधर से जो कांग्रेस जिसका अलायंस का वो कर रही है नेतृत्व आघाड़ी, उन्होंने कहा कि हम 7,000 रुपये देंगे पर क्विंटल MSP। तो बेचैनी मच गई भाजपा में, बोला जी हम 6,000 देंगे, जबकि वो 10 साल से लगातार ये वादा कर रहे हैं कि हम 6,000 देंगे। तो इनको यहाँ वो ये कहना चाहिए ना कि अगर कांग्रेस 7,000 रुपए देगी सोयाबीन के रेट तो महाराष्ट्र दिवालिया हो जाएगा। जैसे हरियाणा में इन्होंने कहा कि अगर पुरानी पेंशन देंगे तो सरकार दिवालिया हो जाएगी और लोगों ने इस पे विश्वास भी किया, उनकी सरकार बना दी। तो इनको वहां ये नहीं कहना, ये तो कहना ही चाहिए इनको देखिए कि हमारे 6,000 सही है, उनके 7,000 गलत है। सरकार की ईमानदारी को मुझे इस मामले में नरसिम्हा राव बहुत अच्छे प्रधानमंत्री लगे। उन्होंने लाल किले से बाकायदा ये बयान दिया था कि भाई मैं यानी कि सरकार बहुत महंगे रेट पर खाद खरीद रही है और सब्सिडी में अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं सस्ते में नहीं दे पाऊंगा। एक प्रधानमंत्री की स्वीकारोक्ति थी। एक प्रधानमंत्री इस देश में ऐसे हुए, उन्होंने कहा कि अगर हम दिल्ली से या चंडीगढ़ से या लखनऊ से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे ही वहां जाते हैं, 85 पैसे सिस्टम खा जाता है। आज इस तरह की साफ गोई की बेहद जरूरत है, क्योंकि लोग आपका सच जानते हैं। लोग जानते हैं जिनको आपने समझाना बताना है और आप नहीं बोल रहे उस चीज को। तो ये जो विरोधाभास है ये पतन का कारण बनता है कई बार। अच्छा, पतन पे अगर आप बात करें तो ये कमल सैनी हैं भाई और राजकमल यादव जी हैं जी। ये एक बहुत ही अलग सा सवाल इन्होंने पूछा है और जब से चुनाव के रिजल्ट आए हैं ऐसे सवाल पूछे जाते रहे हैं। ये कह रहे हैं कि क्या बीजेपी को चुनावी प्रक्रिया से हरा के बाहर किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी अब किसी भी चुनाव में हार सकती है बशर्ते वो हारना ना चाहती हो, क्योंकि इनका इशारा इस तरफ है कि जो जो प्रॉब्लमेटिक स्टेट है वहां तो देखा जाता है कि विपक्षी सरकार बन जाती है, लेकिन जहां से धन की उपलब्धता है या जो जहां से फ्रूटफुल है पैसा, जहां से जिस स्टेट से, वहां बीजेपी चुनाव हारती ही नहीं है। जैसे अभी हरियाणा है, जब ये हरियाणा में ही सरकार नहीं बना सकी और यहीं बीजेपी जब आ गई तो बीजेपी को तो पूरे देश में कहीं नहीं हराया जा सकता। देखिए बहुत हद तक ये सही चीजें कर रहे हैं और इस तरह का परसेप्शन राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में बन भी रहा है। इनको कहते हैं थियरी ऑफ कंस्पिरेसी, षड्यंत्र के सिद्धांत, कि मशीन में खराबी है, भाजपा ये कर देगी, भाजपा एजेंसीज का सहारा ले रही है, भाजपा जहाँ चाहती है वहाँ जीत जाती है, जहाँ नहीं चाहती वहाँ नहीं जीतती। और इसको मानने वाले, थियरीज को मानने वाले बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। जो वोट सरकार के खिलाफ दे के आता है, भाजपा के खिलाफ दे के आता है, जब उसके मन के अनुकूल परिणाम नहीं आता तो वो सहज रूप से इसका विश्वास कर लेता है। अब ना सत्य आपको पता ना मुझे पता, कोई नहीं जानता कहाँ क्या हो रहा है। केवल 2 व्यक्ति इस देश में जानते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, कि क्या हो रहा है। तीसरा आदमी इस चीज को जानता नहीं। अब चूंकि एक रहस्य के पर्दे हैं तो उसमें इस तरह की शंकाएं, इस तरह की चीजें फिर और इवॉल्व होती हैं। और ये जो कहानियां है भाजपा को सूट करती है। मजे की बात है भाजपा कभी इन चीजों का खंडन नहीं करती, क्योंकि उसको ये मन माफिक चीजें पड़ रही हैं। अब वो तो चाहती है कि लोग डेमोक्रेटिक व्यवस्था में अब हमारे इस बात पे विश्वास कर लें। जिन मित्रों ने नहीं आ रही जी, जिन मित्रों ने प्रश्न किया है उनको बहुत जल्दी 4-5 दिन में इसका जवाब मिल जाए। महाराष्ट्र और झारखंड के परिणाम आएंगे और एक धारणा ये बन गई कि हर कीमत पे महाराष्ट्र चाहिए भाजपा, क्योंकि वो कमर्शियल कैपिटल है, वहाँ बहुत माल है और वहाँ भी माहौल यही स्थिति है कि प्रधानमंत्री की सभा तक में लोग नहीं जा रहे, कुर्सियां खाली हैं। और उद्धव ठाकरे जो है देर रात भी अगर मीटिंग कर रहे हैं तो अथाह भीड़, यही वाला हाल है, हरियाणा वाला हाल है। तो अब हरियाणा रिपीट हो सकता है महाराष्ट्र में, बिल्कुल हो सकता है। तो मेरे से तो अगर कोई पूछता है कि महाराष्ट्र झारखंड में क्या परिणाम होंगे तो मैं इन भाइयों के अनुकूल ही जवाब देता हूँ। मैंने दोनों जगह भाजपा सरकार बनाएगी। झारखंड में तो आई थी बीजेपी। हाँ, और इसका आधार क्या है? मैंने इसका आधार सिर्फ यही है कि जो हमारे मित्र ये सोच रहे हैं कि अगर ऊपर इन 2 लोगों ने तय कर लिया है कि होना है तो वो होगा।
और मजे की बात यह है कि इस देश के लोगों ने अब अपने असली मुद्दों पे चिंतन मनन करना छोड़ दिया और सरकार ने ये अब के किसान हैं, मजदूर हैं, जो वंचित तबके हैं, संघर्षरत तबके हैं, इनके बारे में उसने भी चिंता छोड़ दी है। सब प्रभु कृपा से इस देश में सारी चीजें चल रही हैं और बहुत लोग, कुछ लोग हैं ऐसे जो बेचारे परेशान रहते हैं जी, किसानों के मुद्दे, असल मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे। तो जब तक भावनात्मक राजनीति रहेगी, इमोटिव पॉलिटिक्स रहेगी, इन चीजों के लिए कोई जगह है नहीं। एकदम से कोई ऐसी चीज उठा के ले आएंगे। अभी देखिए, कहीं मैं किसी पत्रकार का इंटरव्यू पढ़ रहा था, बोला कि अब 16 तारीख से 20 तारीख की शाम तक हिंदुत्व खतरे में होगा, हिंदू धर्म 4-5 दिन का खतरा है ये। दोबारा अब जब दिल्ली के चुनाव होंगे तो हिंदू धर्म फिर से खतरे में पड़ेगा। और फिर उसने कहा बीच में एक बार बिहार में पड़ना है कुछ दिन के लिए, और फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में फिर हिंदू धर्म खतरे में पड़ेगा। वो तो कह दिया उन्होंने, कटोगे तो बटोगे। हाँ, तो इस तरीके की शब्दावली तैयार की जाती है और इस तरह का भय फैला दिया जाएगा, है ना। मंगलसूत्र भैंस से ले लेके आपकी बेटियां उठा के ले जाएंगे, मतलब झूठ बोलो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, घुसपैठी हैं। तो उनको पता है प्रचार की ताकत क्या है, प्रोपेगेंडा की पावर को भाजपा बहुत अच्छी तरीके से समझती है और हिंदुस्तान में ये जर्मनी से भी ज्यादा प्रभावी रहा है। अब चूंकि उनको उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं और उनको सफलताएं मिल रही हैं, इससे तो उसका लगातार प्रयोग कर रहे हैं उन चीजों का। तो भाजपा के साथ यही चीज है कि नए दौर की जो टेक्नोलॉजी है उसने उसका भरपूर प्रयोग किया है अपने झूठ को फैलाने में, अपने वैचारिक आधार को फैलाने में। और वही जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये तमाम तरह की चीजें आती हैं, उसका लाभ उठाकर लोग अपने कुछ लाभ उठा रहे हैं, कुछ उससे नुकसान उठा रहे हैं उन चीजों का। लेकिन एक नैरेटिव तो बन ही रहा है। तो आज भी वही स्थिति है कि 60 साल हो गए नेहरू को मरे हुए, गए हुए, दुनिया को छोड़े हुए, लेकिन हर चुनाव में आपको नेहरू को लाना पड़ता है, क्योंकि हिंदू धर्म को खतरे में डालना, तो खतरे में डालने वाला तो वही आदमी है ना। और चूंकि अब जनता फैसला करे, जब करे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, जब भाजपा का शासन नहीं होगा या लोग आजिज आ चुके होंगे इन चीजों से, वो सोचेगी तो जनता नहीं करना सब कुछ, है ना। तो नकार खाने में तूती की आवाज है। बहुत छोटे लोग हैं जो संख्या उनकी कम है या वो चुप रहते हैं आमतौर पे, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो लगातार ये मान कर चल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में जितनी भारत ने प्रगति की है। एक तो किसी बड़े नेता का मैं पढ़ रहा था कि हम विश्व गुरु तो बन गए, अब हमें विश्व बंधु की भूमिका निभानी है। तो ये तो उन्होंने घोषित कर दिया। अगर आप ये इंतजार कर रहे हो ना संपत सरल की तरह की विश्व गुरु बनने वाले हैं, उस पर खड़े हैं, आउटर पर खड़े हैं, वो किसी दिन घोषणा होगी लाल किले से कि अब हम विश्व गुरु बन चुके हैं इसी पद से। अब दूसरा मिशन ये है कि हमने विश्व बंधुत्व की भावना का प्रचार करना है। तो प्रोपेगेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई है। ऐसे में मित्रों की आशंका हमारी ठीक है। मैं अमित शाह जी का कोई रील्स आ गई थी मेरे सामने, वो किसी एंकर से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके इसी चैनल पे प्रधानमंत्री को रावण बोला गया, प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या शब्द किए गए, हमने आपका कुछ किया? नहीं किया। लेकिन अगर राष्ट्र के बारे में कोई एक बात भी बोलेगा तो हम उसको छोड़ेंगे। हाँ, देखिए इतने ज्ञानी लोग हैं, दूरदर्शी लोग हैं। अभी झारखंड के चुनाव के दृष्टिगत जो आदिवासियों के भगवान हैं, भगवान बिरसा मुंडा, उनके नाम पे दिल्ली का जो सराय काले खां बस स्टैंड था उसका नाम बदल के बिरसा मुंडा बस स्टैंड कर दिया गया। बस स्टैंड। तो शिबू सोरेन के जो लड़के हेमंत सोरेन, उन्होंने कहा कि हमारा अपमान है, आप सेंट्रल विस्टा का नाम भगवान बिरसा के नाम पे क्यों नहीं रखे, अब बस स्टैंड का नाम रखें। और सराय काले खां, अब काले खां शब्द में आप देखें ना पॉलिटिक्स कितनी माइन्यूटली होती। आप और हम नहीं पहुंच सकते वहां जब भारतीय जनता पार्टी के महारथी पहुंचते हैं। काले खां, अब आम आदमी सोचेगा काले खां मुसलमान है और पता नहीं किस व्रती का आदमी होगा। और पता चला बाद में मैंने पढ़ा कि वो 14वीं सदी में बहुत बड़े सूफी संत हुए हैं। अब भगवान बिरसा मुंडा जिस तरह की सोच के व्यक्ति थे, उनको कोई इससे तकलीफ होनी थी, लेकिन आपने बिरसा मुंडा को लाने के लिए एक काले खां का सहारा लिया और अब पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन अब चलेगी और राष्ट्रीय स्तर पर होगी। अब कितने लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोग जो काले खां नाम मात्र से ही उन्हें पता नहीं क्या चिड़ हो जाएगी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और लोग ये भूल जाते हैं धर्मेंद्र जी, इस देश में कि 800 साल के शासन में मुसलमानों के, इस देश में रामपुर भी बना रहा, सीतापुर भी बना रहा,
बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, जितने भी ये कुपात्र हुए हाँ, वो हैं, तो गंगा जमुना तहजीब एक साथ ही हुई। उन्होंने मुरादाबाद के पास लगते जिले का नाम रामपुर से कुछ और नहीं बिगाड़ा। हम्म। और सीतापुर भी है आगे जाके, लखनऊ भी है जो लक्ष्मण जी के नाम पर आधारित है। और तब हिंदुत्व खतरे में नहीं पड़ता था, लेकिन आज तरह तरह के खतरे हैं। और अगर आप इन मुद्दों को उठाओगे तो फिर आपको लेबल किया जाएगा, आपको इतिहास की समझ नहीं है, आप अर्बन लिबरल हैं, अर्बन नक्सल हैं। तो ये खतरे हैं अपने अपने। सुनीता मदान है कोई बहन जी। ये लिखती हैं कि आजकल सब अपने बारे में सोचते हैं, तो नेताओं को दोष देना कितना उचित है? वो भी अपने बारे में सोच रहे हैं। नहीं, दोष तो कोई भी नहीं दे रहा, हम तो नेताओं को नहीं, हम तो जनता को दोष दे रहे नहीं, ये हैं। हमारी बात नहीं कर रही है, नहीं। जनता में ही की बात कर रही है। जनता नेताओं को कोसती है। हाँ हाँ, तो ये जनता ना, को नेताओं को कोसना बंद कर देना चाहिए। ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है चीजों का। स्थिति इतनी गंभीर है। अब किसी आप आदमी से बात करो ना, वो अमुक नेता ऐसा है, वो ऐसा, निकल के बोले सब चोर हैं, सब चोर हैं, ये कह कर पीछा नहीं छोड़ा सकते। अगर सब चोर हैं तो आप कैसे इस देश की ईमानदार राजनीति में ईमानदारी को कैसे प्रमोट? ईमानदारी से तो आप चुनाव ही नहीं लड़ सकते जी, है ना। आज कोई आदमी ईमानदारी से क्या चुनाव लड़ सकता है, आप बताइए। और ये जो राजनेताओं के जो बच्चे हैं, आप इनके चुनावी हल्फनामे में देखिए, आप कोई भी मतलब 100-200 करोड़ से कम के आदमी और नहीं। ये समस्या धर्मेंद्र जी, ये देखो आप हमारे, आप इतिहास, संस्कृति और साहित्य उठा के देखिए। आप एक दोहा पढ़ते हैं बचपन में कि परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। परमार्थ की इतनी बात है कि अपने बारे में मत सोचो, दूसरों के कल्याण की बात सोचो, ये करो। लेकिन उसके बाद में एक नया मुहावरा आ जाता है कि तुझे पढ़ाई क्या पड़ी, अपनी निबेड़ तू। मतलब आप एक तरफ तो परमार्थ की बात करें, दूसरी तरफ आप आत्म केंद्रित हो जाते हैं। तो ये दौर है, आज तो आपाधापी मची हुई है, हर आदमी अपने इंटरेस्ट में लगा हुआ है। तो उस दृष्टि से तो जैसे इन्होंने कहा सुनीता जी ने, नेताओं का भी कोई दोष नहीं। और अच्छा, नेता कोई आकाश से थोड़ी उतरे हैं, ये हम लोगों ने तो पैदा किए हैं, यहीं से तो निकलेंगे। और हम इनके चरित्र से वाकिफ नहीं है क्या? कौन नहीं जानता कौन किस चरित्र का आदमी है, लेकिन फिर भी हम उनको करते हैं। मैं तो कई बार उदाहरण मैंने आपको दिया कि आप महान सम्मान व्यक्ति को ले आज के दौर में चुनाव लड़ाने, जमानत नहीं बचेगी। अगर रोहतक जैसे शहर में मनीष ग्रोवर, भारत भूषण बत्रा के साथ में आप सुभाष चंद्र बोस को चुनाव लड़ा दोगे ना, तो मुझे वो भी डाउटफुल लगता है। जमानत जब्त हो जाएगी। विवेकानंद की तो 100% होगी, क्योंकि ना तो उनकी सोशल इंजीनियरिंग का कोई आधार है ना। मैंने उनसे पूछा था कामरेड ओम प्रकाश जी से, जी, मैंने कहा आपको कैसे लगा चुनाव? बोले चुनाव तो मुझे पता था पहले दिन से हारेंगे, लेकिन मैं हैरान हूँ कि भिवानी जैसे शहर में ये 34,000 लोग कौन है जो मुझे जिताना चाहते थे। ये भी बड़ी बात है। देखो, आज इस देश की राजनीति में एक चीज हमें स्वीकार करनी चाहिए कि जैसे भी हैं वामपंथी लोग जो है ना, जितने भी हैं, ईमानदारी अगर कहीं है तो उन्हीं के पास है। कहीं कमिटमेंट विचार, मैंने माकपा, भाकपा या वामपंथी लोगों को कभी दल बदलते नहीं देखा, आपकी सूचना ही नहीं मिलेगी कहीं पर। ईमानदार हैं, अपने विचार के प्रति निष्ठावान हैं, और सबसे ज्यादा उनको गालियां मिलती है और बेकदरी होती है। 8-8 बार के एमपी बस में आते हैं जी, देख लो। नहीं है, उनका सिस्टम है, और वो बस एक अवशेष के रूप में बचे हैं, ईमानदारी के अवशेष, है ना। लेकिन उनको आप लेफ्टिस्ट कह के बहुत गालियां मिलती हैं कर देते हैं। हाँ, नहीं, लेफ्टिस्ट होना अपने आप में गाली है, उनको क्या गाली देने में। आप किसी को लेफ्टिस्ट कह दीजिए, बस होगी गाली अपने आप में। अच्छा, अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है जी, जो दल बदलने वाला। अभी कैलाश गहलोत ने भाजपा ज्वाइन की है दिल्ली में, तो राजेंद्र कटारिया जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि हरियाणा में हुड्डा जी की सरकार आते आते रह गई और अब ओबीसी की सरकार है, लेकिन सबको पता है कि अंदर कितना तनाव है अभी भी। और जैसी भाजपा प्रयोग कर रही है कि राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री, हरियाणा में ओबीसी का मुख्यमंत्री, तो क्या कैलाश गहलोत जाट मुख्यमंत्री के रूप में उनको दिल्ली में प्रोजेक्ट किया जाएगा? पता नहीं क्या प्रोजेक्शन है, क्या करेंगे। जाट मुख्यमंत्री तो भाजपा साहिब सिंह वर्मा के रूप में ऑलरेडी दे चुकी है, पर उनको हटा दिया था सुषमा जी बनी थी, प्याज ने उनकी सरकार खा ली थी। तो राजनीति में इस तरह के प्रलोभन और इस तरह के समीकरण, आशंकाएं उठती रहती हैं।
और मुझे नहीं लगता कि भाजपा, हो सकता है कि उस समूह के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कुछ कर रही हो, बट वहाँ दिल्ली में उनका साफ है कि एक समुदाय विशेष है जिसमें उनकी कृपा रहती है। और दूसरा महत्वपूर्ण समुदाय वहाँ पूर्वांचल से आए बसे लोगों का है, जो दिल्ली की राजनीति जो में मनीष काफ़ी, तिवारी जिनकी अगुवाई करते हैं। हाँ, वो लोग काफ़ी, उनका एक आधार बना है वहाँ पे। और जो परंपरागत वहाँ का है पंजाबी समाज और बनियों का, वो तो उसमें किसी और वर्ग की भूमिका भाजपा देख रही हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्योंकि दिल्ली की राजनीति का असर ना पूरे देश की राजनीति पर पड़ता है। और ऐसे मतलब दल बदलू ये करने, ये तो सामान्य सी बात है, होती रहती है। इसको पता नहीं कैलाश जी की क्या मजबूरियाँ रही होंगी, आजकल की भी देखना पड़ता है ना, है? कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब राजनीति में जो बेवफा हो रहे हैं ना, वो बेचारे मजबूरी में, उनको बता के आना पड़ता, साहब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मुझे आज आपकी पार्टी अब छोड़नी पड़ेगी, एक चीज क्योंकि अगर मुझे जिंदा रहना है। एक चीज के लिए तो बीजेपी की मतलब तारीफ करनी चाहिए कि जो बड़े बड़े नेता हैं, जिनको मतलब जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी को भी कुछ नहीं समझते, वो बीजेपी में आके ना सीधे हो जाते हैं। बिल्कुल बीजेपी जानती है ना सीधा करना। ये मैं एक बार मैं उदाहरण देता हूँ, कई बार ऐसा है कि बहुत कोई खुर्राट दरोगा हो, है ना, और वो रिटायर होने के बाद अपना गैंग बना ले, तो उसकी कामयाबी की संभावना कितनी मानते हो आप? 100% से भी ऊपर है। तो ये संकेत इशारा समझ गए होंगे हमारे दर्शक साथी। दोस्तों, राजनीति पे अक्सर हम चर्चाएं करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल बातें हम ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। हमारी गली में सब्जी बेचने आते हैं, यही रोहतक के एक सैनी भाई है। मैं 8-10 साल से उनसे न केवल सब्जियां ले रहा हूँ, बल्कि वैसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं, मतलब दोस्त भी हो जाता है। तो जैसे ही मुख्यमंत्री हमारे नायब सैनी जी बने, तो अगले दिन जब वो आए तो मैंने कहा, सैनी मिठाई नहीं लाया था, मुख्यमंत्री बन गए हो। बोला, भाई साहब क्यों मजाक कर रहे हो, मैंने तो सब्जी बेचनी है। मैंने, फिर क्या हुआ, एक अपनी कम्युनिटी का वो तो होता है, मैं खिला देता हूँ तेरे को मिठाई सैनी जी के मुख्यमंत्री बनने से। बोला, जी ऐसा है, मैं तो उस सरकार को बढ़िया मानूंगा जब मेरे दिन बदल जाएंगे। और मैं तो पिछले 30 साल से यही सब्जी बेच रहा हूँ, और दिन में जो कमाते हैं शाम को उतना खर्चा हो जाता है। हाँ, ऐसे लोगों का भी बड़ा एक वर्ग है जो रोजी रोटी तक सीमित है, उसको कोई अस्मिता की राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे लोग। मैंने कहा, तूने बीपीएल नहीं बनवा रखा? बोले, जी बीपीएल कार्ड बना हुआ है, मैं कभी सामान लाने नहीं गया हूँ। मैंने, क्यों? बोले, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक दो बार कहीं भी बोला करो कि तुम बीपीएल का सामान ले आया करो। बोला, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे लगता है खैरात सी है, अच्छा नहीं लगता। तो स्वाभिमान देखो उस व्यक्ति का, बड़ा है। ऐसे स्वाभिमानी लोग भी हैं हमारे हरियाणा में। और असली लोकतंत्र और ऐसे स्वाभिमानी लोग विधायक बन के सदन में आएंगे, तब लोकतंत्र सही सिद्ध होगा ना जी। वो तो बेचारे कहाँ विधायक, जो सपना भी नहीं ले सकते, सपना भी नहीं ले सकते। हालांकि अब उनके बच्चे दोनों अच्छा कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कुछ बेहतर करेंगे जिंदगी में। कई बार हमारी कई पीढ़ियों ने बड़ा संघर्ष किया है, तपे हैं वो लोग, बड़ा संकट उठाया, और केवल इसलिए कि आने वाले दिन, आने वाली पीढ़ियों को भविष्य समझ जाए। और इस देश में जो कुछ समरा है, अच्छा बना है, उन्हीं की बदौलत बना है। इसमें सरकारों की कोई बहुत लंबी चौड़ी भूमिका है नहीं। और ये मुझे लगता है सर, ये जो आप वो कास्ट के नाम पे जो राजनेता करते हैं, वो जनता को बांटने का काम जो है, वो चुनाव के बाद तो कम से कम जनता को समझ जाना चाहिए कि अब इनको राज करने दो। अब इनकी एक ही कास्ट है, और वो है इनकी पॉलिटिक्स, इनका पार्टी, इनका फायदा। लोगों को नहीं बंटना चाहिए ना। चुनाव के बाद तो कम से कम रास्ते पे आ ही जाना चाहिए, क्योंकि 5 साल तो अब ये लोग इनकी तरफ मुंह करके भी नहीं सकेंगे, चाहे आपने किसी भी जाति के नाम पे वोट दिया। वो आशावाद का ये तकाजा है कि आप पर हम उम्मीद करनी चाहिए कि चीज़ें सुधरेंगी भविष्य में। हो सकता है आपके मेरे समय में भी ना सुधरे, और लेकिन केवल आशावाद के अलावा हमारे पास है क्या? निराशा की बात करेंगे तो वो भी सही नहीं है, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आप जंग में जा रहे हैं तो वीर रस का होना तो बहुत जरूरी है। तो अभी कुछ नहीं, ऑल इज नॉट लॉस्ट, बहुत कुछ बाकी है अभी। और अच्छे लोगों की, ईमानदार लोगों की ताकत इस देश को बचा के रखेगी।
मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इस देश का आम आदमी कहता है जिस देश में ईमानदार तो केवल लाल बहादुर शास्त्री हुआ है, इसका मतलब कहीं तो कदर है। हम्म, और जितने चोर झूठे निकम्मे गंदे आदमी है वो सब ईमानदार आदमी की अंदर से बहुत इज्जत करते हैं और उससे डरते भी हैं। तो ये जो कहीं छुपे पड़े ना ये बीज, इनका कभी ना कभी तो फल आएगा। मैं किसी आईएएस ऑफिसर का सुन रहा था सर। जी। वो कह रहे थे, जब वो बुजुर्ग आईएएस थे, वो कह रहे थे जब हम सर्विस में थे तो हमारे जो आईएएस दोस्त थे उनके बीच में जब हम चाय कॉफी पे बैठते थे तो ये चर्चाएं चलती थी कि फलाना ऑफिसर ना माल बना रहे, पैसे बना रहे। बोले अब जब मैंने सर्विस की और अब इस दौर में आ गए हैं तो अब हमारे बीच में चर्चाएं चलती हैं कि फलाना आईएएस है ना ईमानदार है, फलाना अधिकारी ईमानदार है। बोलो कहाँ से हम कहाँ पहुंच गए हैं। पहले कोई एक बेईमान हो जाता था उसकी चर्चाएं करते थे, अब कोई एक ईमानदार हो जाता है तो उसकी चर्चाएं करते हैं। और एक मेरे दोस्त हैं, वो अच्छे पद पे हैं और बहुत ईमानदार आदमी हैं। वो कहते थे कि ये सोसाइटी, पूरा ऑफिस अगर 300-400 लोगों का है, वो एक ईमानदार आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल है। वो कहेंगे भाई तू मत आया कर रही है। हाँ तो अशोक खेमका को कौन बर्दाश्त कर रहा है? हर सरकार में आपने इनकी प्रतिष्ठा देख ली है, कितनी आवश्यकता है। और मैं तो एक बार एक आईएएस अधिकारी से वैसे ही कर बैठा, हाँ ये अशोक खेमका बहुत ईमानदार आदमी। बोले छोड़ो ना भाई साहब, केवल छोड़ो ना भाई साहब कहती उन्होंने डाउटफुल कर दिया। और मैं भी ये सोचने लगा कि मैंने यार हो सकता है कुछ और अंदर खाना कोई चीज हो, तो कैसे छवि विकृत की जाती है, ये इस कला में भी वो लोग बहुत निपुण है। तो दोस्तों, राजनीति पे चर्चा करिए पर अपने परिवार की उन्नति पर ध्यान दीजिए। अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, अच्छी एजुकेशन दिलाइए और उनके सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाइए। राजनीति पे चर्चा सिर्फ गॉसिप्स के लिए, मजे के लिए करते रहिए। हर वो सरकार आपके काम की है जिसमें आपके जीवन का स्तर ऊंचा उठता हो। लेकिन अगर आपके जीवन का स्तर आप पहले से कम हो रहा है तो अब फिर चिंता करने की बात है। और पॉलिटिक्स पे चर्चा करते रहेंगे दोस्तों। आप भी कमेंट करके अगर कोई सवाल है तो पूछ लिया करो हमेशा की तरह। और जो साथी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पुराने साथी हैं वो ये महायुति या महाविकास आघाड़ी गठबंधन तो है नहीं, ये आपका और हमारा प्रेम का गठबंधन है, इसको आप बनाए रखें। और जो साथी हमें आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, वो भी हमें आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। मिलते रहेंगे, शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।